सोचिए एक शहर कैसे चलता है। एक सिटी हॉल होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, पावर प्लांट्स होते हैं जो पूरे शहर को बिजली देते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, सड़कें होती हैं, एक पोस्ट ऑफिस होता है और एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी। अब कल्पना कीजिए कि ये पूरा शहर इतना छोटा है कि सुई की नोक पर ऐसे लाखों शहर समा जाएं। ये एक बेहतरीन कल्पना है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही एक सूक्ष्म शहर की सैर पर निकल रहे हैं जिसे विज्ञान की भाषा में कोशिका या सेल कहते हैं। हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ नोट्स हैं जो एक तरह से इस छोटी सी दुनिया का नक्शा है, और आज हम इसी नक्शे के सहारे इसके हर कोने को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन की ये सबसे छोटी इकाई काम कैसे करती है। तो चलिए इस अदृश्य महानगर की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शहर की परिभाषा क्या है, ये कोशिका है क्या। हाँ, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, अगर हम किसी को समझाना चाहें तो कैसे बताएंगे कि कोशिका क्या है। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका घर और ईंट वाला उदाहरण है। जैसे कोई भी इमारत अनगिनत ईंटों को जोड़कर बनती है, ठीक वैसे ही हर जीवित चीज का शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई है जो शरीर का ढांचा बनाती है, और साथ ही ये कार्यात्मक मतलब फंक्शनल इकाई भी है, क्योंकि जीवन को चलाने वाले सारे जरूरी काम इसी एक कोशिका के अंदर होते हैं। मतलब ये सिर्फ ढांचा ही नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से एक काम करने वाली यूनिट है। बिल्कुल, हाँ, एक फंक्शनल यूनिट है। और जहां तक मुझे याद है, इस विज्ञान के अध्ययन को एक खास नाम भी दिया गया है। जी हाँ, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब कोशिका और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो अब जब हम इस शहर की परिभाषा समझ गए हैं तो उस कहानी पर चलते हैं जब इंसानों ने पहली बार इस छुपी हुई दुनिया को देखा था। आखिर इन शहरों की खोज किसने और कैसे की? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता होगा। कहानी कुछ वैसी ही है। ये बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो अपने बनाए हुए शुरुआती माइक्रोस्कोप से चीजों को देख रहे थे। उन्होंने पेड़ की छाल से मिलने वाले कॉर्क की एक बहुत पतली परत का टुकड़ा लिया। अच्छा। और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और उन्हें जो दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे हजारों छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए। ये बिल्कुल एक जैसे थे। उन्होंने इन छोटे कमरों को लैटिन शब्द सेल्यूला से सेल नाम दिया, जिसका मतलब ही होता है एक छोटा कमरा। तो मतलब इस शहर का नामकरण इसके खाली मकानों को देखकर हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है ना? हुक ने जो देखा था वो इस शहर का सिर्फ ढांचा था, शहर के लोग नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो असल में मृत कोशिकाएं थीं। कॉर्क में जीवन नहीं होता, इसलिए उन्हें सिर्फ खाली दीवारें दिखीं। पहली बार इस शहर में हलचल या जीवन देखने का श्रेय एक दूसरे वैज्ञानिक को जाता है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक जी, उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद में बैक्टीरिया जैसी जीवित चलती फिरती कोशिकाओं को देखा। तो एक ने शहर की खाली इमारतें देखीं और दूसरे ने उस शहर में रहने वाले नागरिकों को। इस खोज ने तो जीव विज्ञान की दुनिया में तूफान ला दिया होगा। क्या इसके बाद वैज्ञानिकों ने कुछ बुनियादी नियम बनाए ये समझने के लिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? हाँ, विज्ञान में हर बड़ी खोज के बाद कुछ नियम बनते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। श्लाइडेन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जीव विज्ञान की नींव रखी, जिसे हम आज कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। उन्होंने दुनिया के सामने 3 सुनहरे नियम रखे। और वो नियम क्या थे? पहला नियम बहुत सीधा है। सभी जीवित प्राणी, चाहे वो विशाल पेड़ हों या छोटे जानवर, कोशिकाओं से ही बने हैं। इस नियम से कोई भी जीव बाहर नहीं है। ठीक है, यानी हर जीवित चीज का आधार कोशिका है। दूसरा नियम कहता है कि कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। इसका मतलब है कि जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं जरूरी हैं, जैसे ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, बढ़ना, ये सब एक कोशिका के स्तर पर होती हैं। एक अकेली कोशिका अपने आप में एक जीवन है। ये तो बहुत गहरी बात है। और तीसरा नियम, जहाँ तक मुझे पता है, वो इन दोनों ने नहीं दिया था, उसे बाद में जोड़ा गया। बिल्कुल सही। बाद में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही जरूरी बात जोड़ी। उन्होंने कहा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध लैटिन वाक्य कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है हर कोशिका एक कोशिका से ही आती है। कोशिकाएं कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाती। ये तो जीव विज्ञान के 3 स्तंभों की तरह है। खासकर तीसरा नियम के हर कोशिका पुरानी कोशिका से ही आती है। ये तो जीवन कहाँ से आता है जैसे बड़े सवाल का एक हिस्सा सुलझा देता है। अब क्या ये सभी सूक्ष्म शहर एक जैसे होते हैं
या इनके भी अलग अलग मॉडल्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुख्य रूप से ये शहर दो तरह के होते हैं। एक पुराने सरल डिजाइन वाले जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और दूसरे आधुनिक जटिल डिजाइन वाले जिन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब शायद पुराना या पहले होता है। एकदम सही। प्रो यानी प्रिमिटिव या आदिम। ये बहुत ही सरल शहर हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। शहर का जो मास्टर प्लान यानी डीएनए है वो बस साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। इनमें कोई बाउंड्री वाले खास डिपार्टमेंट्स जिन्हें हम अंगक या ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो भी नहीं होते। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो फिर यूकैरियोटिक शहर इनसे कैसे बेहतर है? यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा। ये विकसित शहर हैं जैसे हम इंसानों, पौधों और फंगी में पाए जाते हैं। इनमें एक झिल्ली वाला स्पष्ट सिटी हॉल यानी केंद्रक होता है जिसके अंदर शहर का मास्टर प्लान डीएनए पूरी तरह सुरक्षित रहता है। और इनके पास पावर प्लांट, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस जैसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी झिल्लीदार अंगक भी होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। ये तो एक छोटे से गांव और एक बड़े महानगर के बीच के फर्क जैसा है। अब मुझे लगता है कि हमें इस यूकैरियोटिक महानगर के अंदर एक टूर पर चलना चाहिए। शुरुआत शहर की सीमाओं से करते हैं। एक शहर की सुरक्षा के लिए दीवारें और गेट होते हैं। कोशिका में ऐसा क्या है? कोशिका के पास भी सुरक्षा के दो स्तर हैं। पहला और सबसे जरूरी है कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये एक लचीली बाउंड्री है जो जानवर और पौधा दोनों तरह की कोशिकाओं में होती है। ये शहर का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मतलब ये तय करती है कि कौन से जरूरी अणु शहर के अंदर आ सकते हैं और कौन से बेकार पदार्थ बाहर जाएंगे। ये हर किसी को आने जाने नहीं देती, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये चुन चुनकर चीजों को रास्ता देती है। और इस सुरक्षा का दूसरा स्तर जो सिर्फ कुछ खास तरह की कोशिकाओं में होता है, वो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं यानी पौधों में पाई जाती है। ये सेलुलोज से बनी एक बहुत ही मजबूत और मोटी दीवार है। इसका काम सिर्फ सुरक्षा देना ही नहीं बल्कि कोशिका को एक निश्चित आकार और सहारा देना भी है, जैसे एक इमारत का बाहरी ढांचा। तो झिल्ली दोनों में है लेकिन मजबूत दीवार सिर्फ पौधों में। ठीक है, अब गेट से अंदर चलते हैं। शहर का सबसे जरूरी हिस्सा, इसका कंट्रोल सेंटर या सिटी हॉल कहाँ है? शहर का सिटी हॉल है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये कोशिका का मस्तिष्क है। ये शहर में होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। अगर कोई प्रोटीन बनना है या कोशिका को विभाजित होना है तो सारे आदेश यहीं से जारी होते हैं। और इस सिटी हॉल के अंदर ही शहर का सबसे बड़ा राज यानी इसका मास्टर प्लान रखा होता है ना? बिल्कुल। केंद्रक के अंदर धागे जैसी एक संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और यही क्रोमैटिन डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। डीएनए ही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें उस जीव को बनाने की सारी जानकारी कोड की हुई होती है। ठीक है, सिटी हॉल से आदेश मिल गए, लेकिन शहर को चलाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए। शहर का पावर प्लांट कहाँ है? शहर को ऊर्जा देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर भोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके श्वसन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। और ये ऊर्जा किस तरह की होती है? क्या इसका कोई खास नाम है? हाँ, ये ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के एक मॉलिक्यूल के रूप में बनती है। एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी? जी, जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए रुपए चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। पावर हाउस से एनर्जी मिल गई, अब शहर में कुछ उत्पादन भी होता होगा। फैक्ट्रियां कहाँ हैं और माल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है? यहाँ दो अंगक मिलकर काम करते हैं। शहर की अनगिनत छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं राइबोसोम। इनका एकमात्र काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन ही है जो कोशिका के लगभग सारे काम करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इन फैक्ट्रियों से बना हुआ माल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? उसके लिए शहर में सड़कों और हाईवे का एक विशाल नेटवर्क है जिसे अंतःद्रवी जालिका या शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ये एक जाल की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये प्रोटीन और वसा को बनाने और उन्हें शहर में सही जगह पर पहुंचाने का काम करता है। और मैंने सुना है कि ये हाईवे भी दो तरह के होते हैं। जी हाँ, एक होता है रफ ईआर जिसकी सतह पर राइबोसोम यानी प्रोटीन की फैक्ट्रियां चिपकी होती हैं, इसलिए खुरदुरा दिखता है। दूसरा होता है स्मूथ ईआर जिसकी सतह चिकनी होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होते।
दोनों के काम थोड़े अलग होते हैं। तो फैक्ट्री में माल बना, हाईवे से ट्रांसपोर्ट हुआ, अब आगे क्या शहर का अपना कोई पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस भी है? क्यों नहीं, शहर का पोस्ट ऑफिस है गोल्जी काय। ईआर से जो प्रोटीन और दूसरे पदार्थ आते हैं, गोल्जी काय उन्हें रिसीव करता है, फिर वह उनकी छटाई करता है, उन पर लेबल लगाता है, उन्हें सही तरीके से पैक करता है और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेज देता है। चाहे वो मंजिल कोशिका के अंदर हो या बाहर। जी बिल्कुल। ये तो कमाल की लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है। अब एक शहर में इतनी सारी फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट है तो जाहिर है कचरा भी बहुत पैदा होता होगा। कोशिका इस कचरे से कैसे निपटती है? क्या इसका अपना कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है? बिल्कुल है, और ये सिस्टम बहुत ही क्रूर और कारगर है। ये काम करता है लाइसोसोम। इसे शहर का सफाई विभाग और रिसाइकलिंग प्लांट कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये कोशिका में घूम घूम कर बाहरी हमलावरों जैसे बैक्टीरिया या कोशिका के अपने ही टूटे फूटे पुराने पड़ चुके अंगों को निगल जाता है और उन एंजाइमों से उन्हें पचाकर खत्म कर देता है। ये शहर को साफ सुथरा रखता है। लेकिन इसका एक और नाम भी है जो थोड़ा डरावना है, आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली? सुसाइड बैग? ये नाम क्यों? क्योंकि अगर कोशिका बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या कैंसर जैसी खतरनाक राह पर चल पड़े या उसे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो ठीक नहीं हो सकता, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है। उसके एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और उसे अंदर से ही नष्ट कर देते हैं। एक तरह से ये पूरे शहर को बचाने के लिए उस एक कोशिका का बलिदान कर देता है। वाह, मतलब ये कोशिका का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है। अब हमने जिन चीजों की बात की वो ज्यादातर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती हैं, लेकिन पौधों के शहर में कुछ खास डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारे शहरों में नहीं है। वो क्या है? हाँ, पौधों के शहर आत्मनिर्भर होते हैं। उनके पास दो ऐसी खास चीजें हैं। पहली है प्लास्टिड। इनमें सबसे जरूरी है क्लोरोप्लास्ट। ये शहर का अपना सोलर पावर प्लांट और किचन है। किचन मतलब ये खाना बनाता है? बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक हरा पिगमेंट होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और इसी रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे के लिए भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और दूसरी खास चीज? दूसरी चीज है एक बहुत बड़ी रिक्तिका या वैक्यूल। ये शहर का विशाल वाटर टावर और वेयरहाउस है। पादप कोशिका में ये इतनी बड़ी होती है कि कोशिका का 50 से 90% हिस्सा यही घेर लेती है। इसमें पानी, पोषक तत्व और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा रहते हैं। ये कोशिका को फुलाकर रखती है और उसे सहारा देती है। ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। चलिए, इससे पहले कि हम इस शहर में खो जाएं, एक बार जल्दी से इन सभी डिपार्टमेंट्स और उनके उपनामों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। जरूर, ये एक अच्छा तरीका है। तो शहर का कंट्रोल सेंटर है केंद्रक यानी द ब्रेन। द ब्रेन। ऊर्जा बनाने वाला पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस। पावर हाउस। प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री। पैकेजिंग और शिपिंग करने वाला पोस्ट ऑफिस है गोल्जी काय यानी पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल। सफाई और रिसाइकलिंग करने वाला विभाग है लाइसोसोम यानी सुसाइड बैग। सुसाइड बैग। और सिर्फ पौधों में खाना बनाने वाली रसोई है क्लोरोप्लास्ट यानी किचन ऑफ द सेल। ये चीट शीट तो वाकई बहुत काम की है। इस शहर की उपमा से तो पूरी कहानी एकदम साफ हो गई। हर एक हिस्सा एक बड़े मकसद के लिए कितनी सटीकता से काम कर रहा है। ये वाकई में एक छोटी सी पूरी तरह से व्यवस्थित दुनिया है। बिल्कुल। कॉर्क की सूखी दीवार में दिखे एक छोटे से कमरे से लेकर एक जीवित हलचल भरे शहर को समझने तक का हमारा सफर कमाल का रहा है। तो आज की इस यात्रा से ये तो साफ है कि कोशिका सचमुच जीवन की मौलिक इकाई है। हर एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह है। सही कहा। और यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि एक अकेला शहर यानी एक कोशिका कितनी जटिल और सुव्यवस्थित है। अब जरा ये सोचिए कि अगर एक शहर इतना जटिल है तो हम जैसे जीवों में खरबों शहर एक साथ एक दूसरे से पूरी तरह तालमेल बिठाकर कैसे काम करते हैं। इन अनगिनत छोटे छोटे शहरों के बीच संचार का नेटवर्क कैसा होगा जो एक पूरे राष्ट्र यानी एक जीवित प्राणी को बनाता है।